हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 12 के हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल मैं जानता हूं कि सभी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा उत्सुक होंगे और बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट ऐसे सोच रहे हैं कि सर कुछ ऐसा हमें चुनिंदा क्वेश्चन को बता दीजिए जहां से हमारे बोर्ड एग्जाम में वहीं से आएगा, उसके अलावा बाकी हमें कहीं से तैयार करने की कोई आवश्यकता ना हो। तो वही हम चुनिंदा 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम को लेकर आ चुके हैं जो यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं बता दूं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट हम चुनिंदा नियम को लेकर आ चुके हैं। सिर्फ यही 15 इंपॉर्टेंट नियम को आपको तैयार करने हैं। तो क्या आप रेडी हैं तैयार करने के लिए? अब बोर्ड एग्जाम 2026 में फोड़ने के लिए अगर आप तैयार हैं, कंसिस्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको अगर तैयार करने के लिए हैं, आप रेडी हैं, तो चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं और एक एक करके समझते हुए, सीखते हुए, प्लस नोट डाउन करते हुए चलिएगा। बस हाँ, मेरा एक छोटा सा सजेशन रहेगा, 4-5 पेज अच्छे से निकाल लीजिए अपने जो भी कॉपी में, या कॉपी में ही नोट डाउन करेंगे तो अच्छे से लिखिएगा कि महत्वपूर्ण नियम, ये 15 हमें महत्वपूर्ण नियम को पूरी फिजिक्स से तैयार करने की आवश्यकता है। ठीक है ना? तो चलिए जी, चलिए तो यहां से अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हम अपने नियम से स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम सबसे पहले तो दूसरे नियम से स्टार्ट करेंगे। पहला क्या नियम है उसको हम डिस्कस करेंगे, अभी हम टेंशन ना लें, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, वो भी हम पहले वाला भी देख लेंगे। हम दूसरे से ही स्टार्ट करते हैं। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट नियम है गॉस का प्रमेय। आप सभी जानते हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, एक और चीज मैं बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको गॉस का नियम पहले से तैयार होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, आप बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, मैंने खुद 4 बार रिवीजन करा दिया है और फिर से 5वीं बार हमने क्या लॉन्च किया है, सफलता बैच हमने लॉन्च किया है। और ये हम उन्हीं स्टूडेंटों के लिए लॉन्च किए हैं जो चाहते हैं कि सर हमें कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे हम पढ़कर और हम पास हो जाएं। हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि मात्र आपकी जो फिजिक्स है उसको हम कितने दिन में, फिजिक्स को हम 7 दिनों में हम कंप्लीट कराने का प्रॉमिस कर चुके हैं, जिसमें 2 वीडियो हमने 2 दिन में हमने आपको क्या कराया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है 50 इंपॉर्टेंट परिभाषा का, 50 महत्वपूर्ण परिभाषा का। तो इस वीडियो को देखने के पश्चात अगर ये 50 इंपॉर्टेंट परिभाषा नहीं देखे हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एक पहले पार्ट 1 में हमने क्या कराया है, पार्ट 1 में 25 इंपॉर्टेंट परिभाषा को, और पार्ट 2 में भी फिर से 25 इंपॉर्टेंट परिभाषा को हमने करा दिए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको देखिएगा। पहले हम अब नियम पर आते हैं। तो जितने स्टूडेंट जो कमजोर हैं, जिनको कुछ भी अभी तक तैयार नहीं है, वो खासकर इस सफलता बैच में फ्री में ज्वाइन हो सकते हैं। फ्री में ज्वाइन होकर आपने अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। चलिए तो हमारा आता है सबसे पहले कि स्थिर वैद्युत का गॉस का प्रमेय क्या है। अब गॉस का प्रमेय कहें या गॉस का नियम क्या है, ये क्या है जी, इसमें क्या हमें बताया गया है? तो इसमें हमें बताया गया कि कोई भी, ध्यान से समझेंगे, ये सपोज डेट, यहां पे मैं बता रहा हूं, ये सपोज डेट एक बंद पृष्ठ है, ठीक है ना। तो ये एक बंद पृष्ठ है, तो किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाली, यहां से जाहिर सी बात है ये एक बंद पृष्ठ है, मान लेते हैं S, और इस पर प्लस Q आवेश है। तो जब आवेश है तो इससे बहुत सारी विद्युत फ्लक्स भी निकलेगा। विद्युत फ्लक्स निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे। तो किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है, कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का, उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। 1/ε गुना होता है। यही बात यहां पे बताया गया। देखिए एक बार और सुन लीजिए, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश के 1/ε गुना होता है। बिल्कुल सही बात है। यही, इसी को अगर हम नीचे लग दें तो ये हमारा फाई हो जाएगा, ये हमारा ε0 हो जाएगा। तो बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया होगा। देखिए यहाँ पे क्या आपसे कहा गया है, सिर्फ इतना ही कहा गया, गॉस के प्रमेय में क्या बात बताया गया कि गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ पर, मतलब गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है।
इसी को सॉल्व किए हैं, Q1 में गुणा होगा तो Q/ε0 हो जाएगा। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला आ गया। अब वही सेम यही बात लिखा गया है कि गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी पृष्ठ से, मतलब यहाँ पे एक चीज ऐड कर लीजिएगा, बंद पृष्ठ होना आवश्यक है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का क्या होता है, 1/ε गुना होता है। होता है कि नहीं होता है जी? बिल्कुल होता है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। आशा करता हूं समझ के होंगे। थोड़ा सा मैं इसको इरेज करके एक सीक्वेंस पैटर्न में लिख देता हूं जिससे कि आपको भी समझने में आसानी हो सके। ये तो नियम आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा मैं इसको सीक्वेंस पैटर्न में यहाँ पे अरेंज कर देता हूं, देख लीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या बताया, फॉर्मूला हमने बताया कि phi = Q/ε0। तो ये हमने फॉर्मूला बताया, इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। जहाँ Q आवेश है, ε0 विद्युतशीलता है और फाई क्या है, वैद्युत फ्लक्स है, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा ये क्वेश्चन आपसे कितने नंबर में पूछा जाता है। एक तो 2 नंबर में पूछा जाता है, एक आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है, यही सेम क्वेश्चन। अब देखिए, जिनको थोड़ा सा, देखिए मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा, हो सकता है बहुत सारे टीचर को मैंने देखा हुआ है खुद कि वो क्या करते हैं, गॉस का नियम बताएंगे, बस इतना नियम बताकर ये फिगर बस एक्सप्लेन करके ये आप फॉर्मूला लिख देंगे, आपका काम उनका हो गया, 2 नंबर बताकर चले जाएंगे। बट मैं मोस्टली कहता हूं कि मैं खुद देखा हूं, मोस्टली 80% मैं कह सकता हूं 80% चांस होता है कि ये जो गॉस का प्रमेय है ये 5 नंबर में पूछेगा, 5 नंबर में पूछता है। अगर 5 नंबर में पूछता है तो केवल इतना लिखने से नंबर फुल नहीं मिलते दोस्त। इसीलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन करता हूं, इसी वजह से बहुत सारे टीचर मुझे सजेस्ट करते हैं कि सर शॉर्ट में बताकर निकल चलिए, ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे ना तो वैसे स्टूडेंट देखते नहीं है वीडियो का। बट फिर भी मैं अंत तक कहता हूं, अंततः सर से भी कहता हूं, बहुत सारे टीचर जो बड़े बड़े हैं, आप भी जानते हैं उनका सभी को नाम, बट नाम नहीं लेंगे। बट ये है कि वो भी हमसे कहते हैं सर उतना एक्सप्लेन करेंगे ना, ये स्टूडेंट बस कहते हैं कि सर डिटेल में पढ़ाइए, पढ़ना कोई नहीं चाहता। तो ऐसे भी कहते हैं, बट कोई नहीं जी, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, भले ही पढ़े या ना पढ़े। मैं चाहता हूं कि जो भी चीजें आप नॉलेज लें एक अच्छे सीक्वेंस पैटर्न में लें। तो मेरा तो यही मानना है कि आप लें तो 5 नंबर का पढ़ रहे हैं तो 5 नंबर के लिए थोड़ा जानना आपको जरूरी है जी। तो मैं इसको, ये फॉर्मूला इसको प्रूफ करना होता है 5 नंबर में, तो हम प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं। अगर जिनको देखना है अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को 10 मिनट या 15 मिनट थोड़ा सा आगे कर लीजिए, फिर दूसरा नियम आ जाएगा, फिर उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पर डेरिवेशन में कहूंगा जो सच में स्टूडेंट जो सीरियस वाले हैं, समझिए आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए ये एक बंद पृष्ठ है, अब बंद पृष्ठ है मान लेते हैं, ये हमारा एक बंद पृष्ठ है, समझिएगा बहुत सिंपल सा बताएंगे। ये एक बंद पृष्ठ है हमारा, मान लेते हैं ये एक बंद पृष्ठ है S, इस पर +Q आवेश उपस्थित है, ये इसका केंद्र है। अब इस बंद पृष्ठ से बहुत सारी विद्युत फ्लक्स इस तरीके से निकल रही हैं। तो ये सपोर्टेड, ये विद्युत फ्लक्स हमारे क्या है, ये विद्युत फ्लक्स है, ये निकल रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक हम अल्पांश पृष्ठ ले लेते हैं, यहाँ पे एक ये हम अल्पांश पृष्ठ ले लेते हैं, ये एक अल्पांश हमने यहाँ पे पृष्ठ ले लिया जिसको हम कहेंगे DS पृष्ठ, ठीक है ना। और यहाँ पर इसका ये घन कोण है, यहाँ पे एक कोण बनता है जो है घन कोण, तो यहाँ पे एक घन कोण बनता है जिसको कहते हैं d ω। इस वृत्त की, एक बंद पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो r है, याद रखेंगे। यहाँ पर लंब है, ये अल्पांश जो पृष्ठ है इस पर लंब है L, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है E, और लंब और तीव्रता के बीच बना कोण है थीटा। तो ये केवल आपको ये फिगर आपको समझ लेना है, एक्सप्लेन अगर आप चाहें तो माना कि करके कर सकते हैं, बट फिलहाल उतना डिटेल में जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा और समय हमारे पास कम ही है, उतना ही जाने जितना काम चल जाए। तो ये आपको फिगर बनाना है। आप क्या कहेंगे, माना एक बंद पृष्ठ S है जिस पर +Q आवेश उपस्थित है, जिसका एक अल्पांश पृष्ठ DS है, जिसका घन कोण d ω है, और लंब और तीव्रता के बीच बना कोण थीटा है। बस इतना ही आपको एक्सप्लेन कर देना है, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ये फिगर बना लीजिएगा। तो अब देखिए हमें क्या निकालना है, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे जानते हैं, ये एक बड़ा सा पृष्ठ है, ये इसका छोटा सा भाग है, ये एक छोटा सा भाग है, ये इतना,
ये एक छोटा सा भाग हमने लिया है, एक बड़े से पृष्ठ का ये एक छोटा सा भाग लिया है, तो इसी को ds कह रहे हैं। तो अल्पांश पृष्ठ पर निकलने वाली वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि अल्पांश पृष्ठ से निकलने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स। अल्पांश पृष्ठ से निकलने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो अल्पांश पृष्ठ से निकलने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई भी लिखा गया है बहुत सारी बुक में, यहाँ पे फाई ई भी कर सकते हैं या फाई भी लिखा जाता है। तो फाई ई वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू क्या होता है? अल्पांश पृष्ठ से निकलने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है ई डी एस कॉस थीटा। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अल्पांश पृष्ठ है ना, ये अल्पांश छोटे से पृष्ठ के लिए हम निकाल रहे हैं, तो इसलिए हम आगे यहाँ पे डी लगाएंगे, क्योंकि अल्पांश के लिए लगाते हैं तो यहाँ पे डी लिखते हैं। फिर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये ds क्या है? यही अल्पांश पृष्ठ ds है, तो ds हमने दर्शा दिया। और cos थीटा है, थीटा क्या है? लंब और तीव्रता के बीच बना कोण है। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब ये आपको यहाँ पर इतना हो गया जी अल्पांश पृष्ठ से निकलने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स का। ठीक है, इतना हमारा मान हो गया। अब हम क्या करते हैं, अगर हम चाहें तो अब इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन, यहाँ पे जो ई का मान है, ई का मान अगर हम रखें, ठीक है, या हमारा अल्पांश पृष्ठ के लिए तो निकल गया, छोड़िए, अगर रख भी दें तो भी हमको अंततः वही करना पड़ेगा। ये अल्पांश पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स का निकल गया, ये हमारा समीकरण, इसको फर्स्ट कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा सबसे पहले अल्पांश पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स निकाल लिए, तो अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे। तो अब दूसरा हमारा काम रहेगा संपूर्ण पृष्ठ S के लिए, S से निकलने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स। संपूर्ण पृष्ठ S से निकलने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं, तो अब क्या लिखेंगे? ओनली फाई ई लिखेंगे। अब फाई ई इक्वल टू संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे ना, तो ये जो अल्पांश, ये जो हमारा पृष्ठ है, अल्पांश पृष्ठ है, अगर हम इसका समाकलन कर देते हैं तो यही हमारा क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ के लिए हो जाएगा। मतलब छोटे का योग ही क्या कहलाता है? समाकलन का मतलब वही होता है। तो इस तरीके से अल्पांश पृष्ठ है, ये बहुत सारी, ये जो पूरी पृष्ठ है, ये बहुत सारी इसी तरीके से छोटे पृष्ठों से मिलकर बना है, ये टोटल पूरा पृष्ठ। तो वही जो छोटा पृष्ठ है उसका समाकलन कर देंगे तो हमारा कुल क्या निकल जाएगा? कुल वैद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। तो यही हम अगर इसका समाकलन कर देते हैं तो फाई इक्वल टू फाई ई हो जाएगा। अगर हम इसका मान रखें तो डी फाई का मान क्या होता है? ई डी एस कॉस थीटा है। तो ये हमने रख दिया। अब देख लीजिए, अगर हमने इतना रखा तो अब देख लीजिए यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा? फाई ई इक्वल टू क्या होता है? अब ई का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए, ये 1/, अगर हम इसका समाकलन कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ई इक्वल टू समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। ये हमने इतना कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे समाकलन डी ई डी एस कॉस थीटा यहाँ पे अब देख लीजिए, यहाँ पे इतना बात याद रखिएगा कि एक फॉर्मूला होता है घन कोण, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है घन कोण। घन कोण डी ओमेगा इक्वल टू होता है डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर होता है। तो ये फॉर्मूला होता है घन कोण का। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डी एस कॉस थीटा ऊपर है, ऊपर डी एस कॉस थीटा है, नीचे आर स्क्वायर है। तो ये इतने के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? डी ओमेगा लिख सकते हैं ना।
तो बिल्कुल हम लिख देंगे। तो यही चीज़ें हम क्या करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं। ये हमारा फाई है, ये हमारा फाई ई है, और ये हमारा 1/4 पाई, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू है, और इसके जगह पर क्या हो जाएगा, डी ओमेगा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल गया, फाई इक्वल टू ई डी एस, यहाँ पे इतना हमारा ये आ गया है, ठीक है ना। ये हमारा सबसे पहले तो इतना हमारा आ गया है, ठीक है ना। अब देख लीजिए यहाँ पे इतना हमारा आ गया ना। अब हम क्या कर देते हैं इसको, फाई ई इक्वल टू, अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू जो है ना, ये एक नियतांक है। नियतांक जो वैल्यू होता है ये समाकलन से बाहर निकल जाते हैं। तो ये बाहर हमारा निकल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब बचा क्या, ये समाकलन डी ओमेगा बच गया। और डी ओमेगा का समाकलन करते हैं तो हमने बहुत बार ये बताया हुआ है कि जब डी ओमेगा का समाकलन करेंगे ना, डी ओमेगा का समाकलन करते हैं तो इसका मान जो आता है वो 4 पाई आता है। डी ओमेगा का समाकलन होता है तो इसका मान आता है 4 पाई। तो ये देखिए 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये जो q है ये 1 में गुणा करा देगा। तो q 1 में गुणा करा देगा तो ये क्या हो जाएगा, ये फाई ई हो जाएगा। q 1 में गुणा कराया तो ये q हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट है तो ये एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा वैल्यू आ गया, ये हमारा वैल्यू आ गया, और इसको हम लिख देते हैं प्रूव्ड। देख सकते हैं आप कि फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा प्रूफ हो गया। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओहो, चलिए जी। तो ये हमारा देखिए गॉस का प्रमेय है जिसको हमने सिंपल में प्रूफ किया है, इसमें कुछ नहीं है। गॉस का नियम लिखिएगा, ये आप फॉर्मूला साइड में, और ये फिगर आप पहले बना दीजिएगा। इसको हमने बहुत बार एक्सप्लेन किया, आप समझ ही गए होंगे। सबसे पहले हमने इस अल्पांश पृष्ठ के लिए कुल वैद्युत फ्लक्स निकाला जिसका वैल्यू है इतना। फिर अब हमने ये छोटे से निकाल लिया, तो अब पूरे पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं, तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए ना, कुल वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हम इस छोटे से वैद्युत फ्लक्स का समाकलन कर देंगे। और समाकलन केवल किए हैं और इसका वैल्यू यहाँ पे रखे हैं, और फिर से ये हमने वैल्यू निकालते हुए सॉल्व किया है, तो यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया है। कुछ खास नहीं है, बस समझेंगे सब समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हमने दूसरा नियम जान लिया, अब तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर पहले वाला करा दीजिए ना, पहले कराएंगे, टेंशन ना लीजिए, पहले वाला भी करा देंगे, उसकी टेंशन अपना ले। अगला हमारा आता है वैद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम का उल्लेख कीजिए और उसके परिपथ बनाकर समझाइए। तो यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम का हमें उल्लेख करना है और उसका परिपथ बनाकर हमें समझाना भी है। तो चलिए हम सबसे पहले किरचॉफ का नियम लिखते हैं। तो किरचॉफ का नियम क्या है, तो किरचॉफ के 2 नियम होते हैं। पहला है प्रथम नियम जिसे हम संधि के नियम के नाम से जानते हैं। अब इसका में हमें क्या बात बताया गया, तो पढ़कर सुना दे रहे हैं। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब यहां पे ये बात बताया गया कि कोई भी संधि है तो किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। यही बात हमें बताया गया है। किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। यही तो बात यहाँ पे कहा गया। अब इसको थोड़ा हम समझा दें, समझ जाएंगे तो नियम आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए हम समझा देते हैं, अगर समझने का इच्छा है तो हम समझाएंगे जी। ये सपोज दैट ये एक बिंदु है, ये एक संधि है, ये एक संधि है। अब इस संधि से, संधि का मतलब होता है कि इससे बहुत सारी विद्युत धाराएं इस तरीके से आएंगी और जाएंगी भी। संधि का मतलब तो यही होता है कि जो बिंदु है इससे बहुत सारी धाराएं इस तरीके से आए भी और बहुत सारी धाराएं जो हैं इस तरीके से जाएं भी, बहुत सारी धाराएं इस तरीके से जाएं भी। देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये हमारा, यहाँ पे मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके समझाना चाहूँगा। आई थिंक देखिए ये जो हमारी विद्युत धाराएं हैं इस संधि की ओर आ रही हैं, ठीक है ना, और यहाँ से ये हमारी विद्युत धाराएं संधि से बाहर निकल रही हैं, ये हमारी संधि की ओर आ रही हैं
ये विद्युत धाराएं फिर से यहाँ से ये जो विद्युत धाराएं हैं ये संधि से बाहर निकल रही हैं। सपोज दैट ये विद्युत धाराएं संधि की ओर आ रही हैं, तो ये हमारी विद्युत धाराएं संधि से बाहर निकल रही हैं। ये संधि की ओर, यहाँ पर ये हमारी संधि की ओर बाहर निकल रही हैं, तो ये हमारी विद्युत धाराएं संधि की ओर इसमें प्रवेश कर रही हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारी धाराएं हैं जो संधि की ओर आ रही हैं और बहुत सारी धाराएं बाहर भी निकल रही हैं। जैसे ये देखिए, ये संधि की ओर आ रही हैं, ये संधि से बाहर निकल रही हैं। तो संधि का मतलब तो यही होता है। तो ये हमारा क्या है, ये सभी विद्युत धाराएं हैं, विद्युत धाराएं। तो हम यहाँ पे यही कह रहे हैं कि किसी संधि पर देखिए, या तो आने वाली धाराएं हैं या जाने वाली धाराएं हैं, सभी संधि पर मिल रही है ना। तो हम यही कह रहे हैं कि किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी भी संधि पर मिलने वाली, आएंगी या जाएंगी तो भी तो संधि पर मिलेंगी ना, तो किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है ना, वो शून्य होता है। यही बात हमसे कहा गया है। जैसे कि सपोज दैट, अब इसको तो ये परिभाषा समझ में आ गया ना कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब इसको थोड़ा हम प्रूव कर देते हैं। तो ये किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाले समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। आप समझ गए होंगे। यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम दिखा दें। ये सपोज दैट, ये हमारा, इसको I1 मान लेते हैं, ये हमारा I2 है, ये हमारा I3 धारा है, ये I4 धारा है, ये I5, ये हमारा I6, ये हमारा I7 और ये हमारा I8। ठीक है, तो इस तरीके से हमसे ये कहा गया कि कोई भी संधि पर, ये पहली संधि की ओर आ रही है। यहाँ पे किरचॉफ के नियम में हमें एक चिन्ह परिपाटी बताया गया है, वो हम बताना चाहेंगे। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी का मतलब होता है वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया या माना गया मान। जैसे कि उन्होंने ये हमें स्पष्ट रूप से बता दिया कि जो संधि की ओर जो धाराएं आएंगी वो धनात्मक होंगी। तो ये आने, संधि की ओर आने वाली धाराएं हैं। तो अगर ये आ रही हैं, सबसे पहली बात, संधि की ओर आने वाली जो धाराएं हैं, आने वाली जो धाराएं हैं वो क्या होंगी, वो पॉजिटिव होंगी। और जो संधि से बाहर निकलने वाली, जैसे ये देखिए बाहर निकल रही है I5 धारा, तो जो बाहर निकलने वाली, बाहर जाने वाली जो धाराएं हैं वो निगेटिव होंगी। ये हमने बता दिया गया है वैज्ञानिकों द्वारा। तो देखिए, ये हमारी संधि की ओर आ रही है I1 धारा, तो ये संधि की ओर आ रही है, तो इसको हम I1 मानेंगे। इसको हम क्या मानेंगे जी, प्लस में I1 मानेंगे। फिर ये I2 धारा भी संधि की ओर आ रही है, तो इसको भी प्लस I2 मानेंगे। ये देखिए I3 धारा संधि से बाहर निकल रही है, तो ये माइनस में I3 लिखेंगे। ये भी हमारे देखिए I4 संधि की ओर आ रहा है, तो इसको हम प्लस में I4 लिखेंगे। ये देखिए I5 धारा बाहर निकल रहा है, तो इसको माइनस में I5 लिखेंगे, क्योंकि बाहर निकलने वाले को, बाहर जाने वाले को ऋणात्मक लेना है। देखिए I6 भी बाहर निकल रहा है, तो माइनस में लेंगे। I7 संधि की ओर आ रहा है, तो इसको प्लस में लेंगे। I8 संधि से बाहर निकल रहा है, तो इसको माइनस में लेंगे, माइनस I8। इन सभी का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो यही तो आपको लिखना था कि किसी भी संधि पर, यही बात सिंपल सा कहा गया है कि किसी भी संधि पर आने और जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। इतनी बात आप लिख लेंगे ना। और ये फिगर बनाकर ये दोनों लाइन आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसको चिन्ह परिपाटी में लाइन में अच्छे से लिख लीजिएगा कि संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक होती हैं और संधि से बाहर निकलने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं। इतना आप लिख लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता कि कैसे लिखना है, कैसे नोट्स बनाना है, तो हमने खुद आप सभी के लिए कितनी बार हमने कहा है कि टॉपर नोट्स हमने बना दिया है। अभी तक ये टॉपर नोट्स नहीं लिए हैं, जिनको चाहिए कि सर चुनिंदा हमें क्वेश्चन बता दीजिए चैप्टर वाइज, कि पहले चैप्टर में बस यही आपको 8 इंपॉर्टेंट या 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार करने हैं, यही आपको महत्वपूर्ण इस चैप्टर में नियम और डेरिवेशन परिभाषा तैयार करना है। तो उस टाइप से हमने टॉपर नोट्स बना दिए हैं फिजिक्स की
केमिस्ट्री का और हिंदी का भी। अगर ओनली आप फिजिक्स की, केमिस्ट्री का या हिंदी का लेते हैं तो 99 में आपको मिल जाएंगे। अगर आप तीनों का एक साथ लेते हैं तो 300 का नहीं बल्कि 249 में आपको तीनों का ही मिल जाएगा। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री ओनली लेना है तो 199 में दोनों मिल जाएंगे। तो आपके ऊपर है, चलिए मैसेज करके और इस नोट्स को अभी तक जो जिन्होंने नहीं लिए हैं वो इस टॉपर नोट्स को ले लीजिएगा। ठीक है, समझ के हैं। अगला आता है हमारा द्वितीय नियम। अब किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है? कहता है किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार विद्युत परिपथों के जाल में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसको समझने के लिए थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? एक बंद परिपथ हम बनाते हैं, फिर हम समझाते हैं। थोड़ा सा मैं कहूँगा कि आप सभी के पास थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि ये पेशेंस नहीं रखेंगे ना तो ये समझने में दिक्कत आ जाएगी। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सभी पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। पेशेंस जरूरी है इसमें। ये हमारा यहाँ पे हम दो प्रतिरोध को ले लेंगे और यहाँ पे एक ये हमारा सेल लग जाएगा, यहाँ पे एक दूसरा सेल लग जाएगा। ये सपोज दैट ये हमारा पहला प्रतिरोध है, ये हमारा दूसरा प्रतिरोध है और यहाँ पे ये हमारा एक सेल लग गया है। ये बड़ा वाला डंडी, एक छोटा डंडी, ये बड़ा वाला डंडा, ये एक छोटा डंडा। तो ये हमने सेल लगा दिया है। ठीक है ना। सेल, ये बड़ा वाला जो होता है धनात्मक होता है, छोटा वाला ऋणात्मक होता है, ये बात पता है सेल में आपको। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने बंद जाल ले लिया है। कौन कौन सा बंद जाल? ए, बी, सी, डी, ई और एफ। तो यहाँ पे बंद जाल है कि नहीं है? ए बी सी डी ए, एक ये बंद जाल है और दूसरा एक और बंद जाल है सी डी ई एफ सी, दूसरा एक बंद जाल ये है। तो हम ये कह सकते हैं कि किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी भी बंद जाल ए बी सी डी ए में जो प्रवाहित धारा होता है, अब सोचिए थोड़ा सा ध्यान से आप समझेंगे। ये जो सेल है इससे धारा बहेगा, मान लेते हैं सपोज डेट ये हमारा प्रतिरोध है, इसको हम R1 मान लेते हैं और ये हमारा R2 प्रतिरोध है। ठीक है। और ये हमारा सेल है, इसको हम मान लेते हैं सेल हमारा है E1 और इसको हम मान लेते हैं सेल हमारा है E2। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मान लेते हैं E1 से जो धारा प्रवाहित होगी वो हम मान लेते हैं कि I1 धारा प्रवाहित हो रही है। E2 सेल से जो धारा प्रवाहित हो रही है इससे भी तो होगी ना, तो इससे हम I2 धारा प्रवाहित होगी। ये E1 धारा इस तरीके से आएगा, ये I2 धारा इस तरीके से, ये दोनों आएंगे और इस रूट में क्या बहेंगे? I1 प्लस I2, ये दोनों धाराएं मिक्स इस वाले में बहेंगे ना। तो यहाँ पे मैं ये बात बताया गया। थोड़ा अगर मैं पूछूं कि जो प्रतिरोध है इसका संगत, मतलब I1 धारा का संगत प्रतिरोध कौन है? R1 है। I2 धारा का संगत प्रतिरोध क्या है? R2 है। तो यहाँ पे एक हमें फॉर्मूला बताया गया कि किसी भी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध। प्रवाहित धारा कौन है? तो प्रवाहित धारा है I1 और उसका संगत प्रतिरोध कौन है? R2। तो R1 है ना, R1। तो किसी भी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल, मतलब गुणा करना। ठीक है ना। तो I1 का संगत प्रतिरोध है R2 और I2 का संगत प्रतिरोध क्या है? R2 है। समझ रहे हैं ना। I1 का R1 है, I2 का R2 है। तो किसी भी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग जो होता है उस बंद परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बस यही बातें हमें समझना है और यही इसका मेन फॉर्मूला है जी, यही इसका मेन फॉर्मूला है। अगर आपने ये याद करना है तो यहीं से याद कीजिए।
हम कह रहे हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध, प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध, देखिए प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध है कि नहीं है, I1 का संगत प्रतिरोध R1, I2 का संगत प्रतिरोध R2। तो किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होता है उसी बंद परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है, वही लिखा गया है। किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार विद्युत परिपथ के बंद जाल में प्रवाहित, देखिए प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध, प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। बिल्कुल वही बात हमने कहा है। अब ये बीजगणितीय योग कैसे आया, तो ये चिन्ह परिपाटी से आया। किरचॉफ के नियम में बहुत बार हमने बताया हुआ है, बट उतना डिटेल में अब जाने का समय नहीं है, तो केवल इतना लिख के दीजिएगा, इसमें इतना लिखकर ये फिगर बनाकर ये आपको फॉर्मूला लिख देना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छी बात है। देखिए दोस्त, समय में उतना ही चाहूँगा क्योंकि समय नहीं है, और मैं चाहता हूँ उतना ही हम आपको बताएं जितना आप लिख दें आपके बोर्ड एग्जाम में। और फुल नंबर जो 5 नंबर का ये है हमारा परिभाषा, तो नियम, तो 5 नंबर आपको मिल जाए। चलिए, खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि आपने इतने आसानी से ये 2 नियम तैयार कर लिए। बहुत ही बड़ी बात है, ये 2 नियम बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। चलिए, आप उस समय से सोच रहे हैं कि सर पहला आपने नहीं कराया, तो चलिए हम पहला भी लेकर आ चुके हैं, कूलाम के वैद्युत बल संबंधित नियम। अब ये सभी बहुत सारे स्टूडेंटों को तैयार होगा, नहीं तैयार है तो मैं आपसे कह दूं कि इसको तैयार कर लीजिएगा। क्या लिखा गया है, इस नियम के अनुसार 2 स्थिर बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए मैं आपको समझा दे रहा हूं। ये हमारे पास सपोज दैट, ये थोड़ा सा आप समझिएगा, ये सपोज दैट हमारे पास 2 आवेश है, ये हमारे पास सपोज दैट 2 आवेश है, एक Q1 आवेश है। ये हमारे पास 2 बिंदु है, सबसे पहले एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है। एक हमारा ये Q1 आवेश है इस बिंदु पर, इस पर Q2 आवेश है, और इन दोनों आवेश Q1 और Q2 के बीच, ये सपोज दैट ये हमारा A बिंदु है, ये हमारा B बिंदु है, और A पर Q1 आवेश है और B पर Q2 आवेश है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो दूरी है R, ठीक है। और इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो है F, ठीक है। ये जो बल है ना, ये आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता ये दोनों आवेश धनात्मक है या दोनों आवेश ऋणात्मक है, या एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, ये हमें नहीं पता है। इसलिए यहाँ पे आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो हमें यही बात, ये दोनों आवेश क्या है, स्थिर बिंदु आवेश है, मतलब यहीं पे ये स्थिर है जी, जैसे ये बोर्ड है यहीं पे स्थिर है। अब बिंदु आवेश है तो हम यही कहेंगे कूलाम का जो नियम है, याद रखिएगा, स्थिर बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। तो इस नियम के अनुसार हमें बताया गया कि किसी स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहीं से हमें ये 2 नियम हमें मिले हैं जी, यहीं से हमें ये 2 नियम मिले हैं, और इन दोनों नियमों को आपको याद करना है। चलिए मैं आपको समझा देता हूं। अभी ये समीकरण फर्स्ट है, ये हमारा समीकरण 2 है। देख लीजिए, कूलाम के नियम में क्या बताया गया, इस नियम के अनुसार 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, मतलब इस कूलाम के नियम के अनुसार 2 स्थिर बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल
उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बताइए, समझ में आ गया ना। अब इनको हम क्या करते हैं, तब हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को मिलाने पर, अब हम इनको मिलाते हैं तो ये क्या होता है, ये हमारा F हो जाएगा, दोनों बल इक्वल है तो F हो जाएगा, ये इसमें गुणा हो जाएंगे तो ये समानुपाती है तो समानुपाती, Q1 Q2 1 में गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 हो जाएगा। अब बाई नीचे R स्क्वायर है तो ये हमारा R स्क्वायर हो गया। समझ रहे हैं ना, ये बिंदु का मतलब गुणा ही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझे, सॉरी, इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये F इक्वल टू समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो जाएगा। जहाँ पर ये K क्या है, ये एक नियतांक है, ठीक है ना। अब ये हमारा यहीं पर कूलाम का नियम कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे ये हमारा कूलाम का नियम कंप्लीट हो गया। बट यहाँ पे ये जो K का वैल्यू है ना, यही अलग अलग मतलब CGS पद्धति में SI पद्धति में बनाना होता है। तो यहाँ पे कूलाम जो है ना, उन्होंने CGS पद्धति के लिए जो K का वैल्यू है इन्होंने 1 माना है। CGS पद्धति में K का वैल्यू इन्होंने 1 माना है, तो इसलिए F इक्वल टू यहाँ पे 1 का कोई मतलब 1 इसमें गुणा होगा तो वही होगा, तो उस समय पर Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो जाएगा। तो ये CGS पद्धति में हुआ। अगर SI पद्धति के लिए, SI पद्धति के लिए क्या किया गया है, SI पद्धति के लिए जो K का वैल्यू है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया है। इसका मान SI पद्धति में इतना माना गया है। तो अगर इसका वैल्यू हम रखें तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा इतना हो गया, और इसको हम लिख देते हैं प्रूव्ड, ये इतना हम लिखकर प्रूव कर देते हैं। स्क्रीनशॉट। चलिए 3 नियम हमारे हो गए ना, आगे बढ़ते हैं। आगे अब आ जाते हैं चौथे इंपॉर्टेंट नियम पर, और चौथा हमारा इंपॉर्टेंट नियम है बायो सेवर्ट का नियम। देखिए 15 इंपॉर्टेंट हमने आपको कहा हुआ है कि आप सभी तैयार करना है आप सभी को, ठीक है ना। तो यहाँ पे बायो सेवर्ट का नियम क्या है समझ लेते हैं जी। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, बायो और सेवर्ट ये 2 वैज्ञानिक हैं, दोनों को मिलाकर हमने बताया है। बायो और सेवर्ट 2 वैज्ञानिक हैं, और दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर ये नियम दिए हैं। इनमें क्या बताया गया है, किसी भी चालक के में अगर धारा हम प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए इन्होंने सूत्र दिया है। मतलब अगर मैं कहूँ कि सपोज दैट ये एक चालक तार है, ये सपोज दैट ये एक चालक है, और इस चालक में अगर हम I1 धारा प्रवाहित करते हैं तो इस चालक में चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इसके लिए इन्होंने सूत्र दिए हैं, ठीक है ना। तो यही बात हमने लिखा है कि बायो, ध्यान से समझेंगे, बायो और सेवर्ट 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर एक प्रयोग किया जिसमें किसी धारावाही चालक का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा चालक जिसमें धारा प्रवाहित हो, तो किसी धारावाही चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र दिया है। किसके लिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B होता है उसके लिए इन्होंने सूत्र दिए हैं। समझ गए ना, इतनी बात कह दी है, इतना आप तो बोल ही देंगे। अब इसमें 4 नियम हमें बताए गए हैं, चारों को हम समझेंगे। सबसे पहले एक हम यहाँ पे थोड़ा सा फिगर से हम समझाना चाहेंगे। ये सपोज दैट ये हमारे एक चालक तार है, और इस चालक तार में यहाँ पे हमने क्या किया है, इस चालक तार में हमने I1 धारा को प्रवाहित किया है, ठीक है ना। तो अगर हमने इस चालक में I1 धारा प्रवाहित किया है तो इसके चारों ओर क्या होगा, बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसके चारों ओर क्या होगा,
इसके चारों ओर बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो किसी धारावाही मतलब किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना, कोई भी धारावाही चालक है तो ये चालक तो अनंत लंबाई का है ना, है सिंपल सी बात करें तो किसी भी धारावाही चालक के कारण यहाँ पर इस बिंदु पर मतलब चालक से r दूरी पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो b होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो db होता है, ठीक है ना, उसके लिए इन्होंने सूत्र दिए हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। मैं मोस्टली यहाँ पे यही कहना चाहूँगा, बट यहाँ पे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ऐसे थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कैसे आपको समझा दें हम। देखिए स्कूल मिला जुला कर मतलब आप अगर ऐसा समझे तो देखिए ये जो चालक तार है इसमें हमने धारा प्रवाहित किया हुआ है, तो ये जो चालक तार है ये अनंत लंबाई का है। ठीक है, इसकी लंबाई बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इस चालक में यहाँ से इस चालक में हम एक अल्पांश लंबाई ले लेते हैं जो है dl। तो इस अल्पांश लंबाई के कारण चालक से r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु यहाँ पे P है, और इसी बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हमारा dB होगा, और इसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब आप सोचेंगे सर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम केवल B से दर्शाते हैं ना, तो क्यों आपने dB लिखा? D इसलिए लिखा क्योंकि ये इस अल्पांश लंबाई पूरे चालक के लिए नहीं ज्ञात कर रहे हैं, इस अल्पांश लंबाई के लिए हम बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे अब हमें यही बात बताया गया कि किसी धारावाही, ध्यान से समझेंगे, किसी धारावाही चालक में मतलब अल्पांश लंबाई किसी भी कोई भी धारावाही चालक है तो किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे ये कहा गया कि इस अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ना, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है dB, वो क्या होता है, इस चालक में प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। समझ रहे हैं? तो पहला इसमें यही बात बताया गया, पहला बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार हमें बताया गया कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इस अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रवाहित धारा के चालक में जो प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। बात समझ रहे हैं? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पहला हो जाएगा जी, पहला ये हमारा बायो-सेवर्ट के अनुसार पहला ये हमारा नियम हो जाएगा कि अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होते हैं। मतलब जितना हम जो अल्पांश लंबाई बढ़ाएंगे उतना ही धारा का मान भी बढ़ेगा, यही बात कहा गया है। चलिए पहली बात समझ गए ना। दूसरी बात, अब देखिए यहां से लेकर और यहां तक ये सभी में बोलना है, इसमें भी वही बात लिखा गया है कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होता है वो इस अल्पांश लंबाई के ही समानुपाती होता है। तो इसके लिए यहाँ पे ये बात बताया गया, यहाँ पे जगह नहीं है बट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ पे नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर कहाँ पर लिख दें हम, इसके लिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं अल्पांश लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो इस अल्पांश लंबाई के ही समानुपाती होता है। ठीक है ना, तो ये आप याद रखेंगे। देखिए हम इसके लिए यहाँ पे लिखे हैं, इस दूसरे लाइन के लिए यहाँ पे हमने लिख दिया है, तो इसको हम समीकरण 2 मानेंगे और इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है ना, तो ये आप इसके नीचे लिख लीजिएगा। तो ये आप समझ गए ना कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होता है वो इस अल्पांश लंबाई के ही समानुपाती होता है। ठीक है, चलिए तीसरी बात यहाँ पे हमें क्या बात बताया गया, तीसरी बात बताया गया कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब फिर से अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होता है,
इस अल्पांश लंबाई और इस अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच की अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच की दूरी, बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ रहे हैं? तो ये हमें तीसरी लाइन में हमें ये बातें बताई गई, ये हमें तीसरी लाइन में हमें ये बातें बताई गई और इसको हम कोष्ठ में बंद कर देते हैं। ये देख लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। क्या बातें बताई गई तीसरी में? अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इस अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ गए हैं ना? तो इसको हम 3 कर लेते हैं, समीकरण 3 कर लेंगे। ये लिखा भी वही गया है, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ गए हैं? ये तीसरे आप लाइन में लिखिएगा। अब ये चौथा अंतिम हमारा लाइन है कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होता है वो इस अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच बने कोण के ज्या के क्या होता है, समानुपाती होता है। यही बात यहाँ पे बताया गया है ये चौथे लाइन में। ये हमारा थीटा क्या है, कोण है, साइन को हिंदी में ज्या कहते हैं। तो यही हम बात कह रहे हैं, ये समीकरण 4 हो जाएगा। एक बार और सुन लीजिए, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच बने कोण के ज्या के समानुपाती होता है। समझ गए ना? तो ये हमारा समीकरण 4 हो जाएगा। आशा करता हूं समीकरण 1, 2, 3, 4 आपको समझ में आ गया होगा। यही चौथा लाइन यही लिखा गया है, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच बने कोण के ज्या के समानुपाती होता है, कोण के ज्या के समानुपाती होता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, तब समीकरण 1, 2, 3 और 4 को मिलाने पर, तो अगर हम क्या करते हैं, समीकरण 1, 2, 3, 4 को आपस में मिलाते हैं, तो मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो सभी के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है ये dB है और ये इधर वाले I dl r स्क्वायर और साइन थीटा ये गुणा हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे I dl और साइन थीटा ये ऊपर हो जाएंगे हमारे। अगर आप ध्यान से समझे तो यहाँ पे ये समझिएगा, ये क्या हो जाएगा, I फिर dl फिर साइन थीटा और फिर ये 1/r स्क्वायर है, ये सब गुणा हो जाएंगे। अब 1 अगर गुणा होगा ऊपर में तो वो वही हो जाएगा, r स्क्वायर नीचे चला जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ कि I dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर हो जाएगा। ये समानुपाती का चिन्ह सभी में है तो ये हमने लगा दिया, तो ये हमारा इतना हो जाएगा। अब इसके बाद थोड़ा सा हम आगे इसको सॉल्व कर दें तो अब ये क्या हो जाएगा, dB समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का जब चिन्ह आता है ना तो यहाँ पे एक नियतांक आता है और नियतांक का मान है μ0/4π। ये नियतांक है, I dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं I dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर। तो ये हमने लिख दिया, I dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर, ये हमने लिख दिया और ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये आपका बायो सेवर्ट का नियम था, ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, यही है जी। तो ये सभी चीज़ें लिखनी होगी, हमने बहुत ही सीक्वेंस में समझाकर आपको बताया है। ये चारों समीकरण लिखिएगा, फिर ये लाइन, फिर अंत में ये लिखकर और प्रूफ लिख देंगे, हो जाएगा कंप्लीट। समझ रहे हैं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए जी, अंतिम एक और हम चर्चे 5वां देख लेते हैं, ठीक है ना। 5वां देख लेते हैं, उसके बाद एक आवश्यक बात है वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? एम्पियर का परिपथीय नियम में हमें क्या बात बताया गया,
एम्पियर के परिपथीय नियम में बताया गया, मतलब इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन परिपथ में प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। मतलब समझिएगा, अगर हम यहाँ पे ये कहें, इतनी बेसिक बात जानते हैं कि ये एक चालक तार है। अब इस चालक तार में अगर हमने धारा प्रवाहित किया, तो अगर हम इस चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर एक बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसके चारों ओर एक बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि चालक से r दूरी पर, यहाँ पे इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है b है। तो हम यही कह रहे हैं कि ये चालक तार है, तो किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है ना, या हम ये भी कह सकते हैं कि चालक है, इसमें धारा प्रवाहित है, तो अब इस चालक को धारावाही चालक कहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे ये हमें फॉर्मूला बताया गया है एम्पियर के परिपथीय नियम के लिए कि समाकलन, पृष्ठीय समाकलन B dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ये हमें फॉर्मूला बताया गया है। और ये जो फॉर्मूला समझ गया उसको ये नियम आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या है, ये अल्पांश, मतलब ये क्या है, बिंदु है, या अल्पांश हम लंबाई भी कह सकते हैं। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, इसको पृष्ठीय समाकलन कहते हैं। ये प्रवाहित धारा है, ये म्यू नॉट है। तो हम यही कह रहे हैं, अब ध्यान से समझेंगे, ये धारावाही चालक है, तो किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, ये जो बंद चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ये किसी बिंदु पर ही ना है जी। तो ये जो बिंदु है ना, यही बिंदु है, ये जो बिंदु है इसको DL दर्शाते हैं, और इसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र है वो B है। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी धारावाही, अब ध्यान से समझिएगा, याद हो जाएगा, प्रॉमिस कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन उस चालक में प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। समझ रहे हैं? एक बार और सुन लीजिए। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन उस परिपथ में या उस चालक में प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। बिल्कुल सही बात है जी, वही लिखा गया है। इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन परिपथ में प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। बिल्कुल सही बात है जी। ये लिखकर ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ये आप लिख लेंगे, ये फिगर बना लीजिएगा, ये आपका काम कंप्लीट होता है। हमने आपसे क्या प्रॉमिस किया था देख लीजिए, थोड़ा सा आप समझ जाइएगा। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो आपका फिजिक्स है, तो पूरी आपकी संपूर्ण, मतलब हम कह सकते हैं कि पूरी हम फिजिक्स से हम क्या बता रहे हैं, 15 महत्वपूर्ण नियम को हमने कराने का आपसे प्रॉमिस किया है कि 15 महत्वपूर्ण नियम को हम कराएंगे। बिल्कुल कहा है कि नहीं जी? बिल्कुल हमने कहा है, तो इसको हम कराएंगे जी। तो ये आज हमने पार्ट 1 एक लाए हैं, और इस पार्ट 1 में हमने क्या करा दिया है, पार्ट 1 में हमने एक नियम को, हमने 5 नियम को देख लिए हैं, बचे हैं और इंपॉर्टेंट 10 नियम। अगर आप चाहते हैं कि कल ही इसका हम पूरा नियम जो बचे हुए 10 है इसको भी करा दें और नियम को पूरी तरीके से कंप्लीट करें, फिर हम सिद्धांत को और डेरिवेशन को कराएं, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा जी? कि फिजिक्स, ऐसे लिखेंगे, पूरी फिजिक्स के 15 महत्वपूर्ण नियम को करा दीजिए, या आप सिंपल सा लिख दीजिए क्या कि
फिजिक्स नियम पार्ट 2 लाइए। बताइए, इतना आप लिख देंगे ना, फिजिक्स नियम पार्ट 2 लाइए, इतना आप लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप वास्तव में लाना चाहते हैं। तो पार्ट 2 के लिए आप सभी कमेंट हमें करेंगे। मैं प्रॉमिस करता हूं, अगर आप सभी ने, मतलब मैं ये कह सकता हूं, अगर 131 स्टूडेंटों ने भी अगर कमेंट हमें कर दिए, देखिए हजारों स्टूडेंट देखेंगे, ये तो मुझे पता है, विश्वास है आप सभी पर, ईश्वर पर, खुदा पे विश्वास है कि बिल्कुल वो तो हजारों स्टूडेंट देखेंगे। बट अगर 131 स्टूडेंट अगर कल हमें आज कल तक कर देते हैं, आज रात को अब कर देते हैं, तो मैं बिल्कुल प्रॉमिस करता हूं कि कल शाम को 6:30 बजे तैयार रहेंगे, ये हम पूरे नियम को भी कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए अभी से आप सभी कमेंट करें, और एक स्टूडेंट एक ही कमेंट करें, ये भी आप विशेषकर याद रखिएगा। अदरवाइज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे अलग अलग स्टूडेंट इसको देख सके, पढ़ाई कर सके, और वो भी कमेंट कर सके, जिससे कि वीडियो आपको मिल पाए। ठीक है ना, सफलता बैच है ये, आपके मतलब कुछ भी पैसे तो नहीं लिए जा रहे हैं, फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो चाहिए हमें कि आप सभी सपोर्ट करें और प्यार और सपोर्ट अपना दिखाएं। अदरवाइज मैं कहूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी तक आपने फिजिक्स की पूरी किताब के 50 इंपॉर्टेंट परिभाषा का नहीं देखे हैं, नहीं याद किए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 और पार्ट 2 करके 2 वीडियो मिल जाएगा, उसको जरूर देखिए, वहां से अपने जो परिभाषा है उसको तैयार कर लीजिए। हाँ, मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, और टॉपर नोट्स अभी तक जिन्होंने भी नहीं लिए हैं इस टॉपर नोट्स को ले लें। मैं इतना कहूंगा कि 249 में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी तीनों का टॉपर नोट्स दिया जा रहा है। शायद ये आप नोट्स लेकर आप अपने जीवन को, भविष्य को एक सुनहरा बना सकते हैं, एक अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि इसमें वही संभावित प्रश्न हैं जहां से बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो वो सभी संभावित प्रश्नों को तैयार करना है, महत्वपूर्ण नियम, डेरिवेशन, सिद्धांत सब है जी, इसमें सब है, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, हिंदी में महत्वपूर्ण गद्यांश, पद्यांश, पत्रलेखन, निबंध, खंडकाव्य, कहानी, श्लोक सब है। तो चलिए मैसेज कर लीजिएगा व्हाट्सएप पर, कहिएगा सर हमें क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी का तीनों का टॉपर नोट चाहिए। इतना व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करेंगे, तुरंत आपके पीडीएफ नोट्स व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच हमारी इतने बातों को सुनने के लिए, और कल मिलते हैं दोस्त। कमेंट आप जरूर करिएगा, मैं देखूंगा आप सभी का। थैंक यू।